नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से सनातन को किसी धर्म की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, रामायण रामचरितमानस को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, ठीक उसी तरह प्राचीनतम भाषा संस्कृत की भी सीमा लगभग उसी तरह से असीमित है। भाषा पर शोध करने वाले भारत के जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी आज हमारे स्टूडियो में हैं और सभी भाषाओं के जानकार भी हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इनसे संस्कृत भाषा पर चर्चा कर ली जाए। इनकी बड़ी रिसर्च भी है इस पे और आध्यात्मिक भी है, इसलिए हम चाहेंगे कि इनसे इस पर कुछ चर्चा आज कर ही ली जाए, जो आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जानने योग्य है। तो शर्मा जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। संस्कृत भाषा ये माना जाता है कि सभी भाषाओं की जननी है जी और वैदिक काल से ही जो जी सबसे अगर पुरानी कोई भाषा है तो संस्कृत मानी जाती है। जी। इस बात से आप कितना सहमत हैं और कितना इस पे आप विचार रख सकते हैं? इसमें सहमत होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। संस्कृत भाषा निर्विवाद रूप से संसार की प्राचीनतम भाषा है और संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद माना गया है और वो संस्कृत भाषा में ही, वैदिक संस्कृत भाषा में। तो इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं है कि संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। और इसके अलावा भारोपीय भाषाएं, यानी कि भारत और यूरोप में बोली जाने वाली भाषाएं, उनकी भी जननी संस्कृत भाषा ही है। तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। जी, अब इन भाषाओं को जरा आप एक्सप्लोर करेंगे कि संस्कृत जो भाषा है ये कैसे सारी भाषाएं इससे निकली हैं और संस्कृत की अपनी भाषा में कितने शब्दकोश हैं, क्या इसका महत्व है और जो वैदिक जो भी रचनाएं हुई वो संस्कृत में ही क्यों की गई? उस समय में संस्कृत ही जो है एकमात्र भाषा थी, तो इसलिए संस्कृत भाषा में ही हमारे अधिकांश ग्रंथ मिलते हैं, चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, या उससे पहले रामायण की रचना हो जो महर्षि वाल्मीकि ने की। तो सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही हैं। संस्कृत का स्वरूप थोड़ा बहुत बदलता चला गया, जो आज का स्वरूप संभवतः वो न रहा हो। वैदिक संस्कृत थोड़ी अलग थी, आज की संस्कृत थोड़ी अलग है। कालांतर में धीरे धीरे इनमें थोड़ा परिवर्तन होता चला गया, लेकिन भाषा वही संस्कृति थी, मूल वही थी। अगर हम देखें कि सबसे पहले में संस्कृत के मूल को जानना होगा कि इसके शब्दकोश में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 102 अरब शब्द हैं। जी हाँ, 102 अरब शब्द संस्कृत में। जी। और एक ही शब्द के लिए इसमें हजारों पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे हाथी शब्द के लिए संस्कृत में 100 से ज्यादा शब्द हैं, पानी के लिए 150 से ऊपर शब्द हैं। इसी तरह विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, यानी कि 1000 शब्द अकेले शिव के लिए, दुर्गा के लिए, विष्णु के लिए, इसी तरह से हजारों शब्द। तो यानी कि संस्कृत भाषा से 102 अरब शब्दों की संरचना की जा सकती है। तो सबसे पहले तो यहाँ आप देखिए। उसके पश्चात आप ये देखें कि अंग्रेजी की डिक्शनरी के हजारों शब्द संस्कृत से ही निकले हैं। उसकी एक लिस्ट मैं आपको जरूर अभी कार्यक्रम के अगले भाग में बताऊंगा। उससे पहले हम ये चर्चा करें कि संस्कृत इज द मोस्ट कॉम्पेटिबल लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर्स एंड स्पेस रिसर्च। स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स, जब नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा, तो वो किसी भी भाषा में उनको मैसेज भेजते थे तो उनके अर्थ बदल जाया करते थे, यानी कि शब्द आगे पीछे हो जाया करते थे, जिसकी वजह से वो मैसेज उनको कन्वे नहीं हो पाता था। और अंत में जब उन्होंने संस्कृत में ट्राई किया, तो संस्कृत भाषा में ट्राई करने पर क्या रहा कि संस्कृत भाषा के वाक्य के शब्द कैसे ही बदल जाए, उसके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैं एक उदाहरण देकर स्पष्ट करूंगा। अहम विद्यालय गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूं, इसको ऐसा लिखा जाता है अहम विद्यालय गच्छामि। अगर हम इसको ऐसा लिखें विद्यालय अहम गच्छामि या गच्छामि विद्यालय अहम, तो भी इसके अर्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं वो निश्चित ही कन्वे हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिकन संस्कृत इंस्टीट्यूट ने अपने वर्षों की शोध के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि संस्कृत बोलने से, संस्कृत लगातार बोलने से, उसका श्रवण करने से, उसका बोलने से
हमारा तंत्रिका तंत्र लगातार सक्रिय रहता है। जीभ की, फेस की सारी मसल्स एक्टिवेट रहती हैं और इसके लगातार बोलने से ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां हमारे नजदीक नहीं आती। और संस्कृत ही वो भाषा है जिसमें कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है, महाभारत की रचना हुई है, रामायण की रचना हुई है, वेदों की रचना हुई है, जैसे मैंने पहले बताया। तो संस्कृत तो हमारे रोम रोम में बसी है और हमें ये गर्व होना चाहिए कि हमारी भारतवर्ष ही इसकी व्युत्पत्ति का केंद्र है। और भाषाओं की उत्पत्ति आप इससे कैसे मानते हैं? अब जैसे मैंने पहले बताया कि अंग्रेजी भाषा के हजारों ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो कुछ मेरे पास एक लिस्ट है जो जी, कि जी। मैं आपसे शेयर जी, करना जी, चाहूंगा। प्लीज। तो इसमें सबसे पहले हम अंग्रेजी भाषा के अगर मदर शब्द को लें तो उसकी व्युत्पत्ति मातृ शब्द से हुई है। फादर शब्द की व्युत्पत्ति पितृ से हुई है। ब्रदर शब्द एज इट इज उठाया गया है भ्रातृ से, संस्कृत के। डॉटर शब्द दुहिता से लिया गया है। इंटेरिम, अंतरिम। जगरनॉट एक शब्द है अंग्रेजी का, ये जगन्नाथ शब्द से लिया गया है। अच्छा। इसकी एक हिस्ट्री जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जी, जी, जी। अंग्रेजों के समय में जब जगन्नाथ की यात्रा निकलती थी, भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की यात्रा, तो उड़ीसा में भुवनेश्वर में 1 लाखों लोगों का जन सैलाब सड़कों पर होता था जो कि उनके रथ को खींचता था। लेकिन वो जो रथ होता था वो बिना एक क्षण रुके उस सैलाब को चीरता हुआ आगे निकलता था, ऐसा लगता था। और उस समय ऐसा लगता था कि जैसे एक शिप, एक जहाज, एक नौका बड़ी तेजी से पानी को काटते हुए निकल रही है। और जगरनॉट का ये अर्थ है कि एक ऐसा सैलाब जो किसी के रोके ना रुके। तो जगन्नाथ शब्द की व्युत्पत्ति, जगन्नाथ शब्द से व्युत्पत्ति हुई जगरनॉट की, जो कि अंग्रेजों ने उस समय दिया। अब जैसे अंग्रेजी का शब्द है कॉट, इसका व्युत्पत्ति का शब्द है खाट। क्रूअल शब्द निकला क्रूर से। बॉन्ड, बंधन, बॉन्ड मतलब 2 चीजों का जोड़ना, तो बंधन। कैश शब्द निकला है संस्कृत भाषा के कर्ष से। कर्ष होते थे सोने या चांदी के सिक्के जिनको कि कर्ष कहा जाता संस्कृत में, उससे कैश शब्द की व्युत्पत्ति हुई। और संस्कृत भाषा का शब्द है श्रृगाल, जिससे कि जयकाल यानी कि सियार शब्द की व्युत्पत्ति हुई। रुप्यकम शब्द जो संस्कृत का है उससे रुपी बना। सिंगापुर से सिंगापुर बना। शर्करा से शुगर। विमान से प्लेन। विविध यानी कि अनेक प्रकार की कोई चीज, तो अंग्रेजी में एज इट इज इसको लिया गया है, VIVID, विविध। इसी तरह से कफ, वाक कफ पित्त, जो बात कफ पित्त, वाक कफ पित्त, तो कफ मतलब खांसी, तो ये एज इट इज इसको उठा लिया गया, कफ का कफ से, कफ का कफ सीधा उठा लिया गया। और इसी तरह से सप्तम शब्द से 7 शब्द बना अंग्रेजी का। अष्ट से 8, द्वार से डोर बना, समान से सेम। त्रिकोणमितीय से ट्रिग्नोमेट्री शब्द की व्युत्पत्ति हुई। दानव शब्द से डेमन शब्द बना। इंटरेस्टिंग। और एज इट इज है, मध्यम से मीडियम बना। मिथ्या से मिथ बना। और एक शब्द है अंग्रेजी का पंच, यानी कि किसी को पंच मारना। पंच मतलब हमारी 5 उंगलियों को मिलाकर जो मुष्टिका बनी, तो ये पंच हमारा बना। इसी तरह से श्री शब्द से सर शब्द की व्युत्पत्ति हुई। कर्पूर यानी कपूर, कर्पूर से कैम्फर शब्द की व्युत्पत्ति हुई। समर्पण से सरेंडर बना। ज्यामितीय से ज्योमेट्री बनी। पंचकोण से पेंटागन बना। संत से सेंट शब्द की व्युत्पत्ति हुई। महा से मेगा बना। नव से न्यू बना। मक्षिका से मॉस्किटो बना। अंतरराष्ट्रीय से इंटरनेशनल बना। और नेविगेशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है नौकायन शब्द से। इस तरह से कुछ और शब्द भी हैं जिनको कि हम ये चर्चा अभी आगे एपिसोड में करेंगे। जी जी। तो ये बताइए कि जब संस्कृत इतनी पुरानी हमारी भाषा है, सारी हमारे जो ग्रंथ हैं उसी भाषा में लिखे गए हैं, जी जी, तो एक कालांतर में देखा गया कि भाषाएं बिल्कुल विलुप्त सी होती गई जी। इसका क्या कारण है? इसका कारण जो संस्कृति पे होने वाले विदेशी कुठाराघात, विदेशी आक्रमण, सभ्यता संस्कृति भाषा पर हुए जो हमले, आक्रमणकार लगातार होते रहे, तो उससे किसी भी संस्कृति में, किसी भी भाषा में, किसी भी सभ्यता में, किसी भी समाज में एक तरह से एक बाहरी चीजें शामिल हो जाती हैं
और फिर हमें ये सिखाया जाता है कि जो हमारी पुरानी जो चीज़ें हैं, संस्कृति है, सभ्यता है, वो यूज़लेस है या वो किसी काम की नहीं है। तो हमें कालांतर में यही सिखाया गया कि संस्कृत तो पंडितों की भाषा है, ये आम भाषा नहीं है। तो इसको आप दूर रहें इससे और हमारी भाषा सीखें, अंग्रेजी सीखें और बाकी और भाषाएँ सीखें। तो इस तरह से धीरे-धीरे संस्कृत से हम दूर होते चले गए और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि 19वीं शताब्दी में भारत में गुरुकुलों की संख्या 7,32,000 थी और उस समय अगर गाँव की काउंटिंग करें तो गाँवों की संख्या भी 7,32,000 थी। यानी कि हर गाँव में एक गुरुकुल होता था और बाद में जब अंग्रेजों ने भारतीयों का एक बड़ा मॉरल कैरेक्टर देखा जो कि गुरुकुलों की वजह से था, जहाँ पर कि भाषा के अलावा अंतरिक्ष विज्ञान, हथियारों की शिक्षा और ज्योतिष की शिक्षा और कई तरह के मॉडर्न विषयों की इसमें उनको पढ़ाया जाता था विद्यार्थियों को। और उनके जो उस समय तक्षशिला और नालंदा महाविद्यालय थे, उसमें विदेशों से भी आसपास के कई देशों से वहां पर शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो कालांतर में उसको संस्कृति पर अगर कुठाराघात करना तो सबसे पहले उसकी भाषा पर कुठाराघात किया जाता है और अगर भाषा को आपने हटा दिया तो फिर उस देश को गुलाम बनाने में, उसको अपना दास बनाने में कोई देर नहीं लगती। तो यही काम यही षड्यंत्र, यही साजिश संस्कृत के साथ हुई और कालांतर में फिर धीरे धीरे वो एक तरह से विलुप्त होती चली गई। संस्कृत, ये माना जा रहा है कि संस्कृत जब जोड़ने वाली भाषा है, जब नासा ने इसको स्वीकार कर लिया, विज्ञान ने इसको स्वीकार कर लिया, किसी भी चीज के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तो आज हमारे देश में जो नेता हैं और भी जो वर्ग है वो संस्कृत को अपनाने में, आप जो बता रहे हैं, कोताही बरती गई। वो इसलिए बरती गई कि अलग अलग सेगमेंट में इनको बांट दिया जाए, भाषा पर कुठाराघात हो तो अपने आप इनकी भाषा अलग होगी, वेशभूषा अलग होगा, खान पान अलग होगा, विचार भी इनके अलग हो जाएंगे जी। ये आप कहना चाह रहे हैं इसमें भी। तो आज अभी जो स्थितियां जो बन रही है संस्कृत की जी। ये आप ये कहिए कि एक लेबल्ड हो गया कि संस्कृत हमारी हर भाषाओं की जननी है जी। तो क्या और भी भाषा इससे उत्पत्ति हुई है इनकी, जैसे उर्दू का हो गया, किसी और की हो गई? हाँ, जितनी भी, जैसे मैंने बताया पहले पांडे जी की, जैसे भी जो भी भारोपीय भाषाएं हैं, यानी कि भारत और यूरोप के अंतर्गत जो भी क्षेत्र है ये, इसके व्युत्पत्ति की जो मूल भाषा है वो संस्कृत भाषा ही है। और संस्कृत एकमात्र विश्व की ऐसी भाषा है जिसका नामकरण वहाँ उस क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले क्षेत्र के आधार पर नहीं पड़ा है। जैसे कि इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश है, पोलैंड की पॉलिश है, फ्रांस की फ्रेंच है, जर्मन की जर्मनी है, पुर्तगाल की पुर्तगीज है, बांग्लादेश की बांग्ला है, कर्नाटक की कन्नड़ है, महाराष्ट्र की मराठी है, गुजरात की गुजराती है, तमिलनाडु की तमिल है, आंध्र की तेलुगु है। तो ये सारी भाषाओं पर अगर हम दृष्टिपात करें तो ये देखेंगे कि इसका नामकरण, इन भाषाओं का नामकरण उस क्षेत्र विशेष के आधार पर हुआ है। संस्कृत भाषा के केस में ऐसा नहीं है। संस्कृत का अर्थ है सुंदर, सुस्पष्ट, परिष्कृत भाषा। और अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में कहें कि ये बड़ा सिविलाइज्ड कल्चर्ड आदमी है तो उसके बारे में हम कहेंगे कि ये बड़ा सुसंस्कृत व्यक्ति है। अर्थात संस्कृत भाषा का जो नामकरण हुआ है वो क्षेत्र विशेष से न होकर उस के गुणों के आधार पर हुआ है, जो यूनिवर्सल है। जी बिल्कुल यूनिवर्सल। और इसीलिए नासा ने भी इसे अपनाया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने जो अपने अंतरिक्ष विज्ञानियों को, अपने अंतरिक्ष के यात्रियों को जो उन्होंने मैसेज भेजने शुरू किए, उनके अर्थ बदलते थे। संस्कृत के केस में ऐसा नहीं हुआ। और 6th और 7th जनरेशन के कंप्यूटर्स जो नासा लॉन्च करेगा, जो 2034 में लॉन्च होंगे, तो उनकी मूल भाषा संस्कृत ही होगी। और ये भी नासा ने शोध करके निकाला है कि संस्कृत इज द मोस्ट कॉम्पेटेबल लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर्स। चूंकि आप अभी मिनिस्ट्री में हैं और भाषा पे आपका कमांड है और आपके मंत्रालय इस पे काम भी कर रही है, तो क्या ऐसा कोई संकेत मिल रहा है, आप बताना चाहेंगे दर्शकों को, कि आगे आने वाले फ्यूचर में कोई इस तरह की चीजें हैं कि संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाया जाए? मंत्रालय क्या कर रहा है इसमें? जी देखिए, ये मूलतः तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या कि शिक्षा मंत्रालय का कार्य क्षेत्र में आता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो विगत कुछ वर्षों में संस्कृत पर काफी सारा लोगों का ध्यान गया है। और
कई विश्वविद्यालयों में इसका पठन पाठन होता है, और विदेशों में भी मॉस्को और नहीं, विदेशों में हमारे भारत से ज्यादा हो रहा है। विदेशों में ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल पांडे जी, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। मॉस्को में मॉस्को विश्वविद्यालय में ये संस्कृत एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, और यूरोप के भी काफी सारे विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन होता है। और ये माना गया है कि जो ये जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, तो इनमें काफी सारे फॉर्मूले हैं स्पेस से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, या काफी सारे चिकित्सा विज्ञान से संबंधित। तो वो इसलिए भी इस भाषा को महत्व दे रहे हैं क्योंकि ताकि उन ग्रंथों को वो पढ़ सकें खुद ही, और उसके फिर अपने निष्कर्षों पर पहुंच सकें। तो संस्कृत पर पिछले कुछ वर्षों में काफी काम हुआ है, और लोगों का ध्यान फिर से संस्कृत की ओर आ रहा है। और संस्कृत, जैसे मैंने बताया कि जो हिंदी में जो तत्सम शब्द जितने भी हैं जो कि संस्कृतनिष्ठ शब्द हैं, तो वो सारे संस्कृत से ही लिए गए। तो विगत कुछ वर्षों में अच्छा ये एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है कि लोग संस्कृत की तरफ फिर से लोग आ रहे हैं। हिंदी दिवस तो मनाया जाता है हर जी साल। जी जी। क्या संस्कृत दिवस मनाने की भी योजना है, अ, या आप संस सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वैसे एक विडंबना ही है पांडे जी कि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में रहते हुए हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। कभी आपने सुना है कि फ्रांस में फ्रेंच दिवस मनाया गया हो, या जर्मनी में जर्मन दिवस मनाया गया हो? क्योंकि जो संभवतः भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें दो लोग अपनी मातृभाषा को जानते हुए भी विदेशी भाषा में बात करना अपनी शान की चीज समझते हैं। तो हम दो लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बात करने को अपनी वो महानता समझते हैं। तो शान ये समझते हैं, विद्वता समझते हैं। विद्वता समझते हैं। तो ये कारण है हमारी लगभग 800 साल की गुलामी का। तो वो गुलामी हमारे डीएनए में घुस गई है, और हम इतिहास को भी वही मानते हैं जो विदेशियों ने लिखा है, भाषा भी उनकी श्रेष्ठ मानते हैं। क्या आपने कभी दो चाइनीज को, दो जैपनीज को, या जो इंग्लैंड से लगे हुए देश हैं, फ्रांस, हॉलैंड और जर्मनी, उनके लोगों को कभी सुना है आपस में कि वो अंग्रेजी में बात कर रहे हो? जबकि वो तो उनसे बिल्कुल लगे हुए हैं। वो नहीं करते, उन्हें मातृभाषा का गौरव है। और जब मातृभाषा आपकी गुलाम नहीं है, तो आपका देश कभी भी गुलाम नहीं हो सकता। संस्कृत भाषा को लेकर हमारे छात्रों में भी एक हेय दृष्टि पैदा होती है। हिंदी भाषा बोलने में भी उनके, जैसा कि आपने बताया कि इंग्लिश बोलने वाले अपने आप को शान शौकत समझते हैं। मैं एक वाकया बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ बहुत पहले की कहानी जो हमारे दादा परदादा सुनाया करते थे। जी हम मूल रूप से बलिया के रहने वाले हैं, बलिया डिस्ट्रिक्ट में। जी जी और जहाँ हमारा गांव है, वहाँ 3 गांव है, माचा, धनेठा, परसदा, जी जी 3 गांव। जी तो एक अंग्रेज विद्वान यहाँ पे आए और इंग्लिश में लगे बातचीत करने। जी तो कुछ लोग समझे, लेकिन मास जो थी वहां की वो नहीं समझ पाते थे। तो एक उसमें से जो बिल्कुल अनपढ़ आदमी थे, वो सिर्फ बोलचाल की भाषा जानते थे, भोजपुरी भाषा जानते थे। जी वो सीधे उठे और सवाल कर दिया उन्होंने जी कि आप जो बोल रहे हैं मान्यवर, हम नहीं समझ पा रहे हैं। जी तो उसका जवाब वो बोले कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जी तो बोले कि अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जी अब आप उसका उत्तर दीजिए। जी तो सीधे उन्होंने कहा कि माचा धनेठा परसदा किम। हम्म, तो उनको अब लगे, वो अपने जो उनके असिस्टेंट थे उनसे पूछे, भाई ये कौन सा लैंग्वेज है, जी जी ये कौन सा लैंग्वेज है? जी बोला ये संस्कृत लैंग्वेज है। जी बोला इसका मतलब क्या है? बोला वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं क्या होता है। हम्म, जब आप मेरी भाषा नहीं समझ पा रहे हो, जी तो हम आपकी भाषा समझने के लिए बाध्य नहीं है। जी तो इस तरह से उनकी वहां पे बेइज्जती हुई, और जी बेइज्जती होने के बाद में फिर हो गए, और फिर उन्होंने डिप्यूट किया कि आप जो यहाँ की भाषा है वो समझाने की कोशिश की जाए, उनकी भाषा में समझाने की जाए। हिंदी बोलने वाले कभी भी ये संकोच न करें कि वो जो भी बोल रहे हैं वो शुद्ध बोल रहे हैं। अंग्रेजी वाले भी जो है वो ग्रामेटिकली शुद्ध नहीं बोलते, बोलचाल की भाषा ही बोलते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने भाषा पे दृढ़ रहें, संस्कृत को सीखने की कोशिश करें, तब जाकर आप में वो दृढ़ता आएगी और अपनी भाषा को आप आगे ले जा सकेंगे, और एकता का भी आप परिचायक बन सकेंगे। जी पांडे जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अब अगर आप इंग्लैंड में जाएं, तो वहां पर 5 वर्ष का बच्चा भी अंग्रेजी बोलता है, जो कि अभी स्कूल भी नहीं जाता, मातृभाषा है उसकी। मातृभाषा तो कहने का अर्थ है कि अंग्रेजी को हमने भारतवर्ष में ज्ञान का सूचक समझ लिया है। तो ज्ञान का सूचक नहीं, वो एक स्किल है। एक स्किल। जैसे आप फ्रेंच सीखते हैं, तमिल सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, मलयालम सीखते हो, तो एक लैंग्वेज है, एक स्किल आपका है। ज्ञान का परिचय हरगिज नहीं है, क्योंकि ज्ञान के साथ विवेक जब तक नहीं आता तो वो ज्ञान अज्ञानी बना रहता है। तो ये एक, आप इसको एक भाषा समझ के चलें, एक एडिशनल आपकी एक क्वालिफिकेशन है, लेकिन एक ज्ञान का परिचय हरगिज नहीं है।
और ज्ञान विज्ञान आपकी संस्कृत भाषा के ग्रंथों को, अगर आप पुराने ग्रंथों को देखें, जिसका कि अध्ययन लगातार हमारे खासकर जर्मन वैज्ञानिकों ने और यूरोप के कई वैज्ञानिकों ने किया है, ओपेनहायर ने किया है, जो कि अभी एक मूवी आई है, तो उन्होंने ये कहा है कि अणुबम बनाने का उनको जो था फॉर्मूला वो वेदों से मिला है। ऐसी कई तरह की चीजें जो कि हमारे ग्रंथों में है, लेकिन हम, जैसा कि मैंने बताया कि 800 साल की गुलामी में हमें इन चीजों से लगातार एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत हमें इनसे दूर कर दिया गया। भाई हम आज भी देखते हैं बोलने वाले इंग्लिश आई इज ए मैन, आई एम ए मैन, जी आई इज ए मैन, ऐसे भी बोलते हैं जी उसमें। जी 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 तो एक कम्युनिकेशन माध्यम है। जी 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 लेकिन अगर आप संस्कृत भी बोलते हैं, जैसा कि आपने बताया कि संस्कृत चाहे जैसे भी बोले, उसका अर्थ जी बिल्कुल सुस्पष्ट होता है। जी जी लेकिन अंग्रेजी हो, ये नहीं चल पाएगी, वो जी जी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जी हिंदी में भी अगर आप बोलते हैं तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है जी कभी कभार। लेकिन संस्कृत ही ऐसी भाषा है, जी जैसा कि आपने बताया जी कि जी हो जाएगा, इसीलिए वो जी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा भी बन गई है, जी एक साइंटिफिक भाषा भी बन गई है। जी। अब कुछ, जैसे मैंने पहले जैसे कहा था कि कुछ शब्द और हैं जिन पर कि हम अंग्रेजी के जो शब्द हैं जिनको कि संस्कृत भाषा से जी लिया जी। गया है, तो जैसे हार्ट शब्द जो है वो हृदय से सीधा लिया गया है। अच्छा, हृदय से हट। हाँ, शर्करा से बना शुगर, अच्छा। मूषक से माउस, हाँ। सर्प से सरपेंट सांप, अक्ष से एक्सिस, काल से कैलेंडर, वमन से वॉमिट शब्द बना, मिश्र से मिक्स बना, स्वेद यानी कि पसीना स्वेट है जी, तरु से ट्री बना, ग्रंथि से ग्लैंड बना, बृहस्पति से जुपिटर, उलूक शब्द से ओवल शब्द बना अंग्रेजी का, वारी से वाटर, मनुष्यपाल समिति म्यूनिसिपल कमेटी। अच्छा, मनुष्यपाल समिति, म्यूनिसिपल कमेटी मिलता जुलता है। गौ से काउ, प्रतिशत से परसेंट। लेकिन आज ये बता, सॉरी रोक रहा हूं मैं इसमें, आज ये बदल गया है। लोग महाराष्ट्र वाला हम देखें तो म्युनिसिपालिटी कहते हैं। हाँ, म्यूनिसिपैलिटी वही, मतलब उसको भी उन्होंने अपभ्रंश करके अपभ्रंश करके बना दिया, लेकिन एज इट इज अगर उसका शब्द अगर देखें संस्कृत का, तो मनुष्यपाल समिति है, जिससे कि म्यूनिसिपल कमेटी बनी। और कई लोग तो कमेटी ही बोलते हैं इसको, कमेटी के स्कूल में जाते हैं। प्रतिशत से परसेंट शब्द बना, शत प्रतिशत से सेंट परसेंट बना, नाम से नेम, नासिका से नोज, कंदील से कैंडल, चंदन से सैंडल, चरित्र से कैरेक्टर, आप देखें तो बिल्कुल बोलने में वैसा ही है, पथ से पाथ। और ऐसे कई शब्द हैं, जैसे नेविगेशन शब्द बना है नौकायन से, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय। तो इस तरह के आप देखें तो हजारों शब्द जो हैं वो संस्कृत भाषा के जो है, जो कि आज इंग्लिश डिक्शनरी का पार्ट है। चलिए, तो ये रही भाषा के बारे में जानकारी, संस्कृत के बारे में जानकारी। जो छात्र या छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं, भाषा की जानकारी ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड करें। और अगली जानकारी के लिए, इस तरह की अगली जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।